पलाक्ष द्वीप पर हुए उस भीषण अग्निकांड ने जैसे सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ना तो दलपति वहां से बचकर जा सका, ना ही उसके दुश्मनों के हाथ कुछ लग सका, और ना ही शंभुनाथ को राजकुमारी नंदनी ही मिल सकी। वहां मगध के सैनिकों और लुटेरों के बीच भीषण मार काट मच गई थी। सैनिकों ने लगभग सभी लुटेरों का सफाया कर डाला था, किंतु आग की भीषण लपटों से घिरी प्रकाश स्तंभ की वो इमारत ध्वस्त हो चुकी थी। इसी के साथ वहां के जंगल में भी आग लग चुकी थी। शंभुनाथ को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक यहां ऐसी तबाही मच जाएगी। उसके सामने अब जो दृश्य था उसे देखकर वो अंदर तक कांप उठा था। दूर दूर तक शव शव बिखरे पड़े थे। कई लुटेरे तो जिंदा ही आग में जल गए थे, तो कुछ अभी भी आग के लपटों में घिरे चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। शंभुनाथ को अब एक बार फिर से नंदनी का ख्याल आया और वो भी बदहवास सा इधर उधर भागने लगा। उन शवों में नंदनी को तलाश करता हुआ शंभुनाथ ऊंची आवाज में फिर से अपने वही बात दोहरा रहा था। राजकुमारी नंदनी, कहां है आप? मैं शंभुनाथ आपको बचाने आया हूं। और कितनी ही देर शंभुनाथ ऐसे ही नंदनी को पुकारता रहा, और ना जाने कितनी ही देर तक उसकी ये पुकार पलाक्ष द्वीप के जंगल में गूंजती रही, मगर अपनी इस पुकार का उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जब आसमान में सूरज की लालिमा छा रही थी, तो उसी समय आचार्य चाणक्य ने राजमहल में प्रवेश किया था। यह सूरज भी मानो उन्हीं के स्वागत के लिए अभी अभी उदय हुआ था, और यह सूरज मगध के लिए एक नई सुबह लेकर भी आया था। चंद्रगुप्त की अनुपस्थिति में मगध पर यूं अचानक जो संकट के बादल छा गए थे वे अब छट चुके थे, और समूचे प्रांत में जैसे एक नया आलोक भर गया था। राजमहल के सभी प्रहरी पूरी सजगता से अपने अपने स्थान पर तैनात थे। वणिक मोहनदास बहुत ही व्यग्रता से आचार्य की ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक व्यग्र हो रही थी कार्नेलिया। वो रात भर से सोई नहीं थी, और अभी भी वो अपने कक्ष के झरोखे में खड़ी हुई उसी मार्ग को एकटक देखे जा रही थी जहां से कल रात आचार्य चाणक्य गए थे। और जब कार्नेलिया ने उसी मार्ग से आचार्य को मगध की सैनिक टुकड़ी के साथ वापस लौटते हुए देखा, तो उसका मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। वो लगभग दौड़ते हुए अपने कक्ष से बाहर निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए राजमहल के प्रांगण में पहुंची। आचार्य वहीं खड़े वणिक मोहनदास से भेंट कर रहे थे। आहट सुनकर उन्होंने कार्नेलिया पर एक दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए बोले, पता नहीं ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार है अथवा नहीं, किंतु मगध के योद्धा शशांक ने ग्रीक योद्धा दिमित्रस को पराजित कर दिया है। हमारे खनिज संसाधनों पर कब्जा जमाने की नियत से कंटक वन में आई ग्रीक सेना वापस लौट गई है। यह सुनकर मोहनदास ने एक राहत की सांस ली, जबकि कार्नेलिया ने उसी प्रसन्न मुद्रा से कहा, भला यह मेरे लिए शुभ समाचार क्यों नहीं होगा आचार्य? मैं तो रात भर से यही कामना कर रही थी कि शशांक इस युद्ध में विजयी हो। आचार्य अब थोड़ा परिहास करते हुए बोले, युद्ध की तो नौबत ही नहीं आई पुत्री। शशांक ने अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए हमारे सारे सैनिकों के प्राण बचा लिए, बल्कि तुम्हारे ग्रीक सैनिकों के भी प्राण बच गए, क्योंकि यदि युद्ध होता तो दोनों ही ओर के सैनिक मारे जाते। फिर एकाएक उन्होंने कार्नेलिया को गौर से देखते हुए कहा, किंतु हमें खेद है पुत्री कि तुम्हारी स्वामिनी हेलेना का वो बहुमूल्य कंगन हम तुम्हें वापस नहीं लौटा पाएंगे। ये सुनकर कार्नेलिया अचानक असहज हो उठी। उसने तुरंत पूछा, तो वो कंगन कहाँ है? क्या आपके पास से कहीं खो गया है? आचार्य के होठों पर फिर से एक अर्थपूर्ण मुस्कान खेलने लगी। उन्होंने कहा, नहीं पुत्री, खोया तो नहीं है, बल्कि वो अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। और जानती हो, हेलेना के उस कंगन की वजह से ही ये सब संभव हुआ है। न केवल ग्रीक सेना वापस लौट गई, बल्कि सोन नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर कब्जा जमाए बैठे गांधार के सैनिकों को भी अब वापस लौटना होगा।
यह सुनकर वणिक मोहनदास ने एक सुखद आश्चर्य के भाव से पूछा, किंतु आचार्य, बिना कोई युद्ध लड़े ये सब कैसे संभव हुआ, और वो भी एक कंगन की बदौलत? इस पर आचार्य ने एक बार फिर से कार्नेलिया की ओर देखा, जैसे वो मोहनदास के इस प्रश्न का जवाब कार्नेलिया से सुनना चाहते हों। किंतु कार्नेलिया ने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी रही। लेकिन आचार्य को पूर्ण विश्वास था कि कार्नेलिया ये जवाब भली भांति जानती है। वणिक मोहनदास भी ये भांप गया था। उसे भी कुछ कुछ समझ में आ चुका था। इसलिए उसने अब बात को बदलते हुए आचार्य से कहा, चलो जो भी हुआ, किंतु हमारे मगध के लिए तो आज का ये दिन बहुत ही मंगलदायक है। सुबह सुबह ही ये शुभ समाचार मिला है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए आचार्य। इससे पहले कोई दूसरा संकट सामने आए, हमें उन खनिज संसाधनों का उत्खनन तुरंत आरंभ कर देना चाहिए, और इसी के साथ 2 बड़े मालवाहक जहाज और सुरक्षा के लिए कुछ नौसैनिकों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आचार्य भी इससे सहमत होते हुए बोले, अवश्य वणिक श्रेष्ठ, ये शुभ कार्य हम आज से ही आरंभ कर देते हैं। थोड़ा विश्राम करके हम उत्तर पूर्व के ग्राम प्रांतरों की ओर चलेंगे। ये कहते कहते आचार्य ने सहसा कार्नेलिया की ओर देखा। वो अभी भी चुपचाप खड़ी आचार्य और मोहनदास की बातें सुन रही थी। आचार्य ने उसके निकट आते हुए पूछा, पुत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम रात भर से सोई नहीं हो। जाओ, अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। आचार्य के स्वर में थोड़ा वात्सल्य था तो आज्ञा का भी भाव था, जिसे समझते हुए कार्नेलिया अब अपने कक्ष की ओर चल दी। आचार्य ने अब थोड़ी ही दूरी पर खड़े प्रहरी नायक को अपने पास बुलाया। नायक ने तुरंत उनके निकट आते हुए कहा, आज्ञा दें आचार्य। आचार्य ने थोड़े धीमे किंतु कठोर स्वर में आदेश दिया, महल की सुरक्षा को और भी बढ़ा दो, विशेषकर कार्नेलिया के कक्ष के इर्द गिर्द, और महल के पिछले हिस्से की ओर भी। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति महल के आसपास भी नजर आए तो उसे तुरंत बंदी बना लेना। यदि कोई चोरी छिपे महल में घुसने की चेष्टा करे तो बिना कोई चेतावनी दिए उसका वध कर देना। इसी के साथ आचार्य अब तुरंत अपने कक्ष की ओर चल दिए। नायक भी आचार्य के आदेश का पालन करने में जुट गया, जबकि मोहनदास अभी भी थोड़े अचरज में था कि आचार्य यूं एकाएक कार्नेलिया और राजमहल की सुरक्षा को लेकर इतने सतर्क क्यों हो रहे हैं। इधर मगध पर छाया संकट तो हाल फिलहाल के लिए टल गया था, किंतु मगध का सम्राट चंद्रगुप्त एक नए संकट में फंस चुका था, और शायद उसे इसका आभास तक नहीं हो पा रहा था। भोर होने के साथ ही उसकी आंख खुल गई थी और उसने अपने आप को एक विशालकाय कक्ष में पाया। एक बहुत ही आरामदायक मखमली बिस्तर पर वो लेटा हुआ था। कक्ष में वही भीनी भीनी मादक सी सुगंध फैली हुई थी। चंद्रगुप्त ने कक्ष में अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे यह कक्ष बहुत ही अजीब सा लगा। यहां हल्के नीले रंग का एक विचित्र सा प्रकाश फैला हुआ था। कक्ष के सभी झरोखों पर रेशमी पर्दे डले हुए थे। पूरा कक्ष बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित था, मगर इसी के साथ यहां भोग विलास की भी बहुत सी सामग्री मौजूद थी। कक्ष की दीवारों पर श्रृंगार रस और कामुक भाव भंगिमाओं वाले तरह तरह के चित्र उकेरे गए थे। चंद्रगुप्त हतप्रभ सा ये देख रहा था। सहसा उसे किसी मादक सुगंध का आभास हुआ और उसका सर एक बार फिर से चकराने लगा। उसने बड़ी कठिनाई से खुद पर नियंत्रण किया और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगा। मैं कल रात इसी तरह के कक्ष में सोया था, किंतु ये वो कक्ष नहीं है। तो फिर मैं यहां कैसे आ गया? ये सोचते सोचते वो अपने बिस्तर से उठा और अभी आगे बढ़ा ही था कि एकाएक वो रुक गया, बल्कि वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया, क्योंकि उसे कक्ष का यह फर्श
किसी सरोवर जैसा लगा। वो विस्मय से भर उठा। उसने अपने आप से कहा, ये क्या माया है? यहां तो फर्श के बजाय पानी है, जैसे मैं किसी सरोवर में तैर रहा हूं। लेकिन फिर चंद्रगुप्त ने गौर किया तो पाया कि यह उसका दृष्टि भ्रम है। फर्श अवश्य ही किसी सरोवर जैसा लग रहा था, बल्कि चंद्रगुप्त को अपना अक्स भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी तालाब के झिलमिलाते पानी में दिखाई देता है। मगर जब चंद्रगुप्त ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो पाया कि यह एकदम ठोस फर्श ही था। चंद्रगुप्त थोड़ा संभलते हुए आगे बढ़ा। तभी उसका दिमाग फिर से घूमने लगा। वो एक बार फिर से गश खाकर गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे संभाल लिया। चंद्रगुप्त को अपने इर्द गिर्द किसी स्त्री की मांसल बाहों का आभास हुआ। उसने चौंक कर देखा तो पाया कि रानी रमणिका उसे अपनी बाहों में संभालने की कोशिश कर रही है। चंद्रगुप्त विस्मय से उसे देखने लगा, क्योंकि इस समय रमणिका का रूप बहुत ही उत्तेजक था। उसने अपनी सुडोल काया को मात्र एक झीने परिधान से ढका हुआ था। उसके जिस्म में वही भीनी और मादक सुगंध बसी हुई थी, जिसे चंद्रगुप्त लगातार महसूस कर रहा था। रमणिका उसे ऐसे ही अपनी बाहों में संभाले हुए बिस्तर तक लाई और फिर उसे लिटाते हुए बोली, नहीं नहीं सम्राट, अभी आपको उपचार और विश्राम की आवश्यकता है। आप कृपया बिस्तर से मत उठिए। चंद्रगुप्त ने उलझन भरे स्वर में पूछा, उपचार? किंतु क्या हुआ है मुझे, और आप कौन हैं? रमणिका एकाएक चौंक उठी, फिर थोड़े गंभीर स्वर में बोली, क्या आप मुझे सचमुच नहीं जानते? मैं रमणिका हूं। चंद्रगुप्त ने अब उसे गौर से देखा, फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, रमणिका यानी राजा पुष्यदमन की रानी? यह सुनकर रमणिका के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसका कोई बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ गया हो। लेकिन उसने तुरंत अपने भावों पर काबू किया और मुस्कुराते हुए बोली, हां सम्राट, आप मुझे पहचान गए। मैं वही हूं, रानी रमणिका। इसी के साथ वह चंद्रगुप्त के थोड़ा और निकट आ गई। लेकिन चंद्रगुप्त अब काफी हद तक संभल चुका था। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, ये सब क्या है? मुझे ऐसे इस कक्ष में क्यों रखा गया है? और कहां है वो अधम पुष्यदमन? उसने मेरा संधि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, बल्कि वो मुझे अपने अधीन करना चाहता था। मैं उसका वध कर डालूंगा। ये कहते कहते चंद्रगुप्त गुस्से से कांपने लगा। रमणिका तुरंत उसके निकट आ गई और चिंतित स्वर में बोली, अपने आप को संभालिए सम्राट, ऐसी बहकी बहकी बातें मत कीजिए। आपको शायद उस घटना से बहुत ही गहरा सदमा लगा है। चंद्रगुप्त अब रमणिका को घूरते हुए बोला, सदमा? कैसा सदमा? क्या बकवास है ये? और कौन सी घटना घटी है मेरे साथ? रमणिका थोड़ा संभलते हुए बोली, मैं आपको सब बताती हूं सम्राट, किंतु आप थोड़ा शांत हो जाइए। फिर एकाएक उसने एक पात्र उठाकर चंद्रगुप्त के होठों से लगाते हुए कहा, लीजिए, थोड़ा शीतल जल पी लीजिए। पता नहीं उस पात्र में ऐसा कौन सा द्रव्य भरा हुआ था कि उसे देखते ही चंद्रगुप्त को सचमुच ही प्यास महसूस होने लगी। उसने तुरंत रमणिका के हाथ से वो द्रव्य पी लिया। उसे पीते ही चंद्रगुप्त का क्रोध एकदम से शांत हो गया, बल्कि उसकी इंद्रियां थोड़ी शिथिल पड़ने लगी। उसने रमणिका की ओर देखते हुए अब थोड़े संयत स्वर में पूछा, आप कौन से सदमे और किस घटना की बात कर रही थी? रमणिका ने एक बार फिर से अपनी मांसल बाहों को चंद्रगुप्त के इर्द गिर्द इस तरह लपेटना शुरू कर दिया जैसे कोई नागिन अपने शिकार को अपनी कुंडली में लपेटती है। इसके बाद उसने चंद्रगुप्त की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सम्राट, कल रात
एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी आपके साथ। आपकी आंखों के सामने राजकुमारी नंदिनी को मार डाला गया। आपके दुश्मन उस दुष्ट अमात्य राक्षस ने आपकी नंदिनी को आपसे छीन लिया सम्राट। रमणिका की इन बातों को सुनकर चंद्रगुप्त का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और एकाएक उसे वही अंधेरी जगह याद आने लगी जहां कल रात उसने नंदिनी को देखा था, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। उसे एक आदमी जबरन अपने साथ घसीट कर ले जा रहा था और जब चंद्रगुप्त ने उसे रोकना चाहा तो उसने चंद्रगुप्त पर अपनी तलवार चला दी थी, लेकिन चंद्रगुप्त को बचाने के लिए नंदिनी बीच में आ गई थी। उस घटना को याद करते ही चंद्रगुप्त का दिल दहल उठा। तो आखिर रानी रमणिका चंद्रगुप्त को किस जाल में फंसाना चाहती है और क्यों, और आचार्य चाणक्य ने कार्नेलिया और राजमहल की सुरक्षा को क्यों बढ़ा दिया?